पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इस अफगानिस्तान वाले शाह सुजा से कहा कि देख भाई शाह सुजा, तेरे को वहां का मैं राजा तो बना दूंगा, तू भागता फिर रहा है मेरे को पता है, लेकिन मेरी शर्तें हैं। उसमें एक शर्त तो यह है कि जब तू वहां का शासक बन जाएगा तो गायों की हत्या नहीं करने दूंगा। एक तो गौ हत्या बंद कर देगा, दूसरा वो तुम्हारा जो गजनवी आया था वो हमारे यहां से सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे ले गया था, वो दरवाजे तुम्हारे वहां पर, वो दरवाजे मेरे को लौटा दोगे। और तीसरा ये कि तेरा होने वाला जो भी उत्तराधिकारी रहेगा वो मेरे यहां पंजाब में रहेगा, मेरी देखरेख में रहेगा, मतलब मेरी नजर में रहेगा, वो नजरबंद रहेगा यहां पर। महाराजा रणजीत सिंह का एक दरबारी था सोहनलाल सूरी। सोहनलाल सूरी के द्वारा एक सोर्स लिखा गया है, उम्दात उद तवारीख। महाराजा किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कौन दरबार में आ रहा है, जा रहा है, क्या बातचीत चल रही है, वो सारा सब ब्यौरा जो है वो इस किताब में हमको देखने को मिलता है, जो समकालीन किताब है। यह व्यक्ति खुद महाराजा का दरबारी था। कहानी कहां से शुरू होती है कि अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद ने अपने भाई शाह सुजा को यहां से लात मार के भगा दिया। ये भागता 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 इस उम्मीद में कि शायद कहीं से इसको हेल्प मिल जाए। इसको जानकारी मिली, बोले एक तो अटक और इसके अलावा ये जो कश्मीर वाला जो है ना, इनका जो कमांडर है वो इनके बागी हो चुके हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अटक में और कश्मीर में हेल्प मांगते हैं। तो ना तो इसको अटक में हेल्प मिली शाह सुजा को, जो भागता फिर रहा था, लगभग इसके साथ में इसकी 600 पत्नियां थी, कुछ दास वगैरह भी थे। फाइनली जब ये कश्मीर में पहुंचा तो कश्मीर में जो व्यक्ति था उसका नाम था अता मोहम्मद खान। वो इनका अफगानिस्तान वालों का ही था, इनका ही कमांडर था। लेकिन बात क्या है कि वो बागी हो गया। अब बागी हो गया तो शाह सुजा को एक उम्मीद नजर आई कि शायद बागी हो गया तो हो सकता है कि वो मेरी हेल्प कर देगा। जब ये इसके पास में गया, आता मोहम्मद खान के पास में, तो इसको कहा भाई दे ऐसी ऐसी बात है, तू मेरा साथ दे, मैं राजा बन जाऊंगा और अपन ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। आता मोहम्मद खान को ये पता था, बोले इसके पास में एक हीरा है, कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा बेशकीमती है, तो क्यों ना मैं इसको बंदी बना लूं और वो कोहिनूर हीरा ले लूं, अपने कब्जे में ले लूं। ये मना करता रहा, आनाकानी करता रहा, लेकिन फाइनली शाह सुजा को यहां पे बंदी बना लिया। अब शाह सुजा की जितनी पत्नियां थी, उन पत्नियों में से इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था वफा बेगम। शाह सुजा ने अपनी बेगम से कहा कि वफा बेगम देखो, पूरी पूरी वफा निभाओ और जल्दी जल्दी पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास में जाओ, उनके आगे गुहार लगाओ और उनसे कहो कि साहब हमको आके बचाओ। ये वफा बेगम भागी 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 पहुंची कहां पे? पंजाब। पंजाब के महाराजा कौन? रणजीत सिंह। कहां बैठ रहे हैं? लाहौर में बैठ रहे हैं। यह जगह वर्तमान में कहां पर आती है? पाकिस्तान में आती है। अब भागी भागी जब पहुंची उनके पास में, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा बोले तसल्ली रखो, परेशान मत हो, आपकी हेल्प की जाएगी। इसको मुबारक महल में रखा गया। इसने कहा बोले साहब ऐसी ऐसी बात है, वो मेरा पति जो शाह सुजा है कश्मीर वाले ने बंदी बना लिया, ये कहानी है, तो देखो आप हमारी हेल्प कर दो, अब आपसे उम्मीद है, आप अगर उनको छुड़ा दोगे, मेरे उनको अगर छुड़ा लाओगे तो हम आपको एक बेशकीमती चीज देंगे और वो है कोहिनूर हीरा। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक है आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उचित समय आने दो, क्योंकि यहां कश्मीर में घाटियों में पहाड़ों में कौन भेजेगा अभी सीधे अपनी सेना, वहां आप हेल्प करने के लिए भेजो, पता चले कल को आपकी सेना वहां पे जाके फंस चुकी है। मौका इनको यह मिला कि अफगानिस्तान ने अपनी एक सेना रवाना कर दी कश्मीर पर अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर वाला वो बागी हो चुका था, अता मोहम्मद खान। तो अफगानिस्तान से एक यहाँ का इनका कमांडर जाता है जिसका नाम है फतेह खान। वो फतेह खान वहां पर अटैक करने के लिए जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसके साथ में ही अपनी एक सेना रवाना कर दी मोहकम सिंह के नेतृत्व में। बोले मोहकम जी आप जाओ और एक काम करो, ये इनकी हेल्प करो और वो उसको बंदी बना रखा, छुड़ा खिलाओ आप। बोले ठीक है। अब जब ये वहां पर पहुंचे, एक तो फतेह खान वाली सेना, दूसरा पंजाब वाली जो सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मोहकम खान कर रहा है यहाँ पे नेतृत्व। जब ये वहां पहुंचे तो इसके मन में थोड़ा छल आया। फतेह खान बोले काम करो, इनको आगे रहने दो, पहले इनको सलट जाने दो, और जब ये सलट लेंगे आपस में लड़ते लड़ते तो सामने वाला अता मोहम्मद खान वैसे कमजोर हो जाएगा, अपन उसको मार देंगे, कश्मीर पे अपन कब्जा कर लेंगे। ये इसकी सारी चाल को समझ गए मोहकम सिंह, और मोहकम सिंह ने तरीके से काम लिया, इस शाह सुजा को अपने कब्जे में लिया और इसको अपने कब्जे में लेके और वापस कहां पे आ गए? कश्मीर में, सॉरी पंजाब में। अब जब ये पंजाब में पहुंचे तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा बोले वो देखो बात हुई थी अपनी, वो आप एक वो दे रहे थे कोहिनूर हीरा, तो इसने क्या है मीठी गोली देने की कोशिश की, मतलब टोपी पहनाने की कोशिश की। बोले अच्छा वो कोहिनूर के बारे में बोल दिया क्या इसने? वो क्या पता नहीं था इसको। बात यह है कि वो मैंने वहीं कंधार में किसी के पास में गिरवी रख दिया। बोले देख मूर्ख मत बना, ये सारी बात बता चुकी है, वो तेरे पास ही है, तो इसलिए वो तू हीरा दे दे, नहीं तो फिर मैं तेरे को यहां से जाने नहीं दूंगा।
तो जब इसने देखा कि साहब अब पिंड तो छूटेगा नहीं, तो इसने क्या किया, एक पुखराज लाया और पुखराज जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। बोले ये लो, ये साहब यही है कोहिनूर हीरा, असली बहुत बहुत जबरदस्त हीरा है। महाराजा रणजीत सिंह को इसकी कीमत का पता था, क्योंकि जब वफा बेगम उनसे हेल्प मांगने के लिए आई तो वफा बेगम ने कहा कि बोले साहब आप हेल्प करो, ये कोहिनूर हीरा इतना कीमती है कि कोई अगर ताकतवर आदमी है और वो चारों दिशाओं में बाटे फेंके, ये इधर फेंकार उधर फेंकार, इधर मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक बाटा पूरी जान से ऊपर की तरफ फेंके, तो ये जो स्पेस क्रिएट होगा ना, उसको पूरे को आप सोने से, चांदी से, जवाहरात से, आभूषण से भर दो तो भी उनकी कीमत इस हीरे के बराबर नहीं हो सकती। तो महाराजा ने कहा, बोले वो बुलाओ, जोरियों को बुलाओ, जांच वगैरह कराओ, ये इसने जो दिया है। अब जब जांच करी, बोले साहब कुछ भी नहीं है, ये मूर्ख बना रहा है, ये टोपी पहना रहा है, ये कोहिनूर हीरा नहीं है, तो कोई पुखराज वगैरह संभला दिया इसने। महाराजा ने इसको कहा, बोले एक काम करो, 50 दिन का टाइम दो इसको। इसको 50 दिन का टाइम दिया गया, ग्रेस पीरियड। बोले 50 दिन में दे देना, नहीं तो फिर हम तेरे को फिर कर देंगे, इलाज कर देंगे। 50 दिन ये समझ गया, बोले साहब अब देना ही पड़ेगा। इसने वो कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को संभला दिया। ये वही कोहिनूर है जो बाद में फिर अंग्रेज ले गए थे, वहां महारानी के ताज में लगा दिया था, टुकड़े वगैरह कर दिए थे, फिर म्यूजियम में रखा कि जाओ साहब दर्शन कर लो। अब ये जो है ना शाह सुजा, ये थोड़ा सा यहां पे षड्यंत्र करने लगा। कैसा षड्यंत्र, किसके खिलाफ? उसी व्यक्ति के खिलाफ जिसने इसकी हेल्प की थी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ षड्यंत्र क्या करने लगा, इसने कुछ सैनिक भर्ती कर लिए 500-700 कि साहब अपने काम करेंगे, रणजीत सिंह को सल्टा के और लाहौर पे कब्जा कर लेंगे। तो कुछ तो इसने सैनिक भर्ती कर लिए। एक मैसेज इसने पहुंचाया यहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसके पास में? फतेह खान के पास में। और फतेह खान को यह कहा कि बात यह है कि मेरे को पैसा वैसा प्रोवाइड करा दो, कुछ सैनिक तो मैंने यहीं पे भर्ती कर लिए हैं, बाकी मेरे को हेल्प कर दोगे तो मैं कुछ और सैनिक भर्ती कर लूंगा और रणजीत सिंह को सल्टा के और पंजाब पर मतलब लाहौर पर अपना अधिकार कर लेंगे। पर इसको वो हेल्प मिल नहीं पाई। इस बात का जब खुलासा हुआ, हरि सिंह नलवा जो है, हरि सिंह नलवा ने इस बात को पकड़ लिया, इसका खुलासा किया, तो भी महाराजा रणजीत सिंह ने इसको माफ कर दिया। बोले चल कोई बात नहीं। अब ये माफी वाला, आप ये कहोगे बोले साहब ये माफी वाला हमारे वालों के कोई पता नहीं क्या कोई दिक्कत थी क्या, उधर वो पृथ्वीराज चौहान माफ कर रहे हैं, इधर महाराजा रणजीत सिंह माफ कर रहे हैं। भैया उस टाइम की रही होगी, इनकी वैल्यूज रही होंगी, कोई बात नहीं। इन्होंने जो है इनको माफ कर दिया, बोले कोई बात नहीं। लेकिन इसको नजरबंद रखा शाह सुजा को। शाह सुजा मौका पाकर और जैसे तैसे यहां से निकला, और निकलने के बाद कहां पहुंचा? वो पहुंचा लुधियाना। लुधियाना में किसके पास? अंग्रेजों के पास। मतलब अंग्रेजों के पास में गया था और अंग्रेजों ने ये कहा, बोले तू टेंशन मत ले, तू हमारे पास में, हमारी शरण में, हम तेरी रक्षा करेंगे, तू एक काम करिए पेंशन ले ले। उसको पेंशन देकर यहां पे लुधियाना में बैठा दिया। अंग्रेज क्यों बैठा रहे हैं उसको? भाई यहां से वो भागा हुआ आदमी, अफगानिस्तान से धक्के देकर भगाया गया आदमी, कश्मीर से महाराजा रणजीत सिंह ने छुड़ाया था, जिसने छुड़ाया उसके खिलाफ ही वो षड्यंत्र करने वाला आदमी। अंग्रेजों को कौन सा भविष्य नजर आ रहा है उसमें? अंग्रेज बहुत शानदार, बहुत शातिर व्यक्ति थे। वो ये जानते थे कि हर नट बोल्ट पेच कहां लगना है, कब काम आना है, वो सब पता था उनको। वो ये जानते थे कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान का शासक था, लेकिन इसको वहां से जूते मार के भगाया गया, तो आज नहीं तो कल अगर हम इसको वहां की गद्दी पर बैठाएंगे तो वहां की जनता का हमको समर्थन मिल सकता है और ये हमारे लिए काम करेगा ये व्यक्ति। आज चलो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन कल को अगर ऐसा हो कि अफगानिस्तान जो है हमारे अगर खिलाफ काम करने लग जाए तो अपन इस मोरे को काम में ले लेंगे। बाद में परिस्थितियां ऐसी हुई। अब ये परिस्थितियां क्या हुई कि अफगानिस्तान में जो शासक चेंज हो गया उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद पहले अंग्रेजों से दोस्ती करना चाहता था। दोस्त मोहम्मद ने यहां पर मैसेज भिजवाया इन अंग्रेजों के पास में। अंग्रेजों के दो गवर्नर जनरल आप ध्यान रखना, एक का नाम है ऑकलैंड और एक का नाम है एलन ब्रो। ऑकलैंड जो यहां गवर्नर जनरल था 1836 से और 1842 ईस्वी तक ऑकलैंड, और बाद में एलन ब्रो बना था जो आपका 1842 से और 1844 तक, 1842 से और 1844 ईस्वी तक यहां का गवर्नर जनरल रहा था। जब ये यहां पर ऑकलैंड था तो ऑकलैंड के पास इसने दोस्त मोहम्मद ने मैसेज भिजवाया, बोले दोस्ती फ्रेंडशिप करेंगे अपन साथ साथ। बोले कोई दिक्कत नहीं, अपन हम तो चाहते ही हैं भाई अपन मिलजुल के रहें, क्योंकि उधर क्या है इस मिडिल ईस्ट में रशिया जो है ना, रशिया वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। और दिक्कत ये थी रशिया अगर यहां पे प्रभाव बढ़ाता है तो इस रास्ते से वो इंडिया में एंटर करेगा। ये पूरा इंडिया ही था यहां तक, ये सारा इंडिया में एंटर करेगा। इंडिया में बैठे यहां पर बड़े हिस्से पर अंग्रेज, रशिया अंग्रेजों के लात मारेगा, लात मार के इनको भगाएगा और खुद की यहां सत्ता स्थापित करेगा। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में अपना आदमी बैठा रहे या जो भी बैठा रहे, कम से कम उसके साथ में दोस्ती चलती रहे। दोस्त मोहम्मद आगे से कह रहे साहब अपन दोस्ती करेंगे तो बढ़िया बात है, अपन तो चाहते हैं दोस्ती करना। लेकिन उसने कहा कि देखो दोस्ती तो करेंगे लेकिन, बोले लेकिन मतलब क्या? बोले साहब एक जगह आती है यहां पे पेशावर,
बोले हाँ आती है ना, यहाँ पे एक जगह आती है, पेशावर आती है। बोले वो पेशावर जो है वो पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास में है। बोले पेशावर क्या, खूब सारी जगह उनके पास में, तो कश्मीर भी है, इसके अलावा अटक भी है, इसके अलावा उन्होंने कश्मीर पे भी अधिकार कर लिया था, इसके अलावा ये आपका पेशावर है। बोले हैं, बोले पेशावर बिल्कुल है महाराजा रणजीत सिंह के पास में। बोले अपन दोस्ती तब करेंगे जब आप ये पेशावर रणजीत सिंह से लेकर और मेरे को दे दो। अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे। बोले यार नाराज करना गलत हो जाएगा। बोले नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसने कहा, बोले कट्टा, ऐसे होते ना कट्टा रब्बा, मतलब उसने कहा बोले कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं। और उसने जो है रशिया का एक राजदूत था जिसका नाम था विक्टेविच, उस विक्टेविच को यहां पे बुलाकर उसका खूब स्वागत किया। यहां पर अंग्रेजों का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या नाम था उसका, देखो मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा। वो यहां पर जब उसने देखा, बोले साहब ये दोस्त मोहम्मद जो है वो तो रशिया के राजदूत को बुलाकर यहाँ पे जोरदार स्वागत कर रहा है, बढ़िया टेंट तंबू वंबू लगा रखे हैं, डीजे बज रहे हैं, यहाँ पे शानदार मिठाइयां बांटी जा रही हैं, शानदार स्वागत हो रहा है। बोले साहब ये दोस्त मोहम्मद जो है अब शत्रु हो गया अभी। बोले कैसे? बोले अपने से दोस्ती की बात करते करते इसने रूस वालों को बुला लिया, उस विक्टेविच का इसने स्वागत कर लिया। तो यहां पर ये जो है ना ऑकलैंड शिमला में एक घोषणा करता है, इसको बोलते हैं युद्ध की घोषणा। और शिमला में ये कहता है, बोले साहब अब अफगानिस्तान में अपने को एक ऐसा व्यक्ति बैठाना पड़ेगा जो अपना मित्र होगा। यहां पर एक व्यक्ति है शाह शुजा, शाह शुजा को वहां से भगा दिया गया। वहां की गद्दी का असली हकदार ये है, तो अंग्रेज जाएंगे इसको इसकी गद्दी दिलाएंगे। गद्दी वद्दी कुछ नहीं दिलानी थी, गद्दी चद्दर सोफा ये कुछ नहीं दिलाना था। अंग्रेजों को सिर्फ इस शाह मोहम्मद को इसलिए यहां पर बैठाना था क्योंकि साहब शाह मोहम्मद को पेंशन देके वो पाल पोस रहे थे कि कल को कोई ऊंच नीच हो तो अपन एक काम करेंगे, इसको वहां बैठा देंगे, अपने लिए काम करता रहेगा। रशिया जो है ना, रशिया, उस रशिया का प्रभाव अपने को यहां पर नहीं बढ़ने देना है। रशिया यहां आएगा और बढ़ता 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 अपने यहां पर आ जाएगा। तो इसीलिए शिमला में उसने घोषणा करी, बोले साहब अपन करेंगे युद्ध और इस शाह मोहम्मद को अपन वहां पे बैठाएंगे। एक समझौता होता है तीन पक्षों के बीच में। बोले लड़ने के लिए जाओगे तो पहले आपको सेना तो चाहिए, तो पंजाब वालों की भी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, फिर इस शाह मोहम्मद से भी आपको संधि तो करनी पड़ेगी। देख तू बन जाएगा तो उससे बनने से पहले ये करेगा और बनने के बाद ये करेगा, अंग्रेज भी कहेंगे बोले हम तेरे लिए ये करेंगे। तो फिर एक होता है त्रिपक्षीय समझौता, और वो त्रिपक्षीय समझौता यानी कि तीन पक्षों के बीच में। तीन पक्ष कौन कौन होते हैं? सीधी सी बात है, एक तो पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह, इसके अलावा शाह शुजा की हेल्प कर रहे हैं तो शाह शुजा, और इसके अलावा अंग्रेजों की तरफ से यहां पर कौन है? गवर्नर जनरल ऑकलैंड, जो 1836 से और 42 ईस्वी तक वहां का गवर्नर जनरल है, मतलब यहां पर गवर्नर जनरल है। यह कहा गया, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि देखो मैं हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन कल को यह नहीं हो कि शाह शुजा वहां गद्दी पे बैठे और ये दुर्रानी जो है ये अपना दावा ठोकते रहते हैं इस पे, कश्मीर के ऊपर, पेशावर के ऊपर, इसके अलावा अटक के ऊपर, इन हिस्सों पे अपना दावा ठोकते रहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई सुन रहे हो शाह शुजा, एक तो एक कश्मीर, बोले ठीक है साहब, एक ही अटक, ये हो गया मुल्तान, ये हो गया तेरा पेशावर, तू कल को वहां का शासक बन जाएगा, इन पे दावा नहीं ठोकेगा, पंजाब के अधिकार में रहेंगे। बोले ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बोलेगा अगले पास है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, सामान ही नहीं है अभी उसके पास, शाह शुजा के पास। बोले कोई दावा नहीं ठोकेंगे। और कुछ? बोले सिंध जो है ना, सिंध, तू एक काम करना, ये सिंध में तू अपना यहां पे भी दावा नहीं ठोकेगा। बोले ठीक है साहब, दावा नहीं ठोकेंगे। अब क्या है, यहां पर ये बहुत सारा बकाया मांगता था अफगानिस्तान, अब दावा नहीं ठोकेगा तो इसका मतलब वो बकाया भी अब इसकी तरफ ये डिमांड नहीं कर सकता, अफगानिस्तान डिमांड नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने इसका शानदार फायदा उठाया कि वो जितना बकाया था वो सारा अंग्रेजों ने लिया, शायद कोई 15-16 लाख की रकम थी वो अंग्रेजों ने प्राप्त की, क्योंकि ये तो अब दावा ही नहीं कर सकता। फिर अंग्रेजों ने कहा, बोले एक बात और सुन रहे शाह शुजा? बोले क्या? बोले तू जो है ना ये 2 लाख की जो है एक मुश्त जो है ये पैसा देगा, किसको? महाराजा रणजीत सिंह को देगा, तेरी हम हेल्प कर रहे हैं। बोले ठीक है साहब, ये सारा तय हो गया। अब ये तय होने के बाद अंग्रेजों ने कहा महाराजा रणजीत सिंह से, बोले देखो अपनी एक जो है एक सेना निकलेगी अटैक करने के लिए, आपको पता ही अपन ने एक संधि करी है, तो अपन जाएंगे यहाँ पे दोस्त मोहम्मद को यहाँ से हटा के गद्दी से हटा देंगे, लात मार देंगे, शाह शुजा को अपन वहां पे बैठा देंगे। बोले सीधी सी बात बताओ ना, क्या ये रबड़ी मत बनाओ। बोले बात ये है कि अपन जो है ना वो यहाँ से एक सेना ये इधर से यहाँ से चली जाएगी। बोले नहीं साहब देखो, पंजाब के बीच में से नहीं जाने दूंगा मैं सेना को, आपकी जो सेना जाएगी वो कहीं से भी इधर उधर से भेजो, लेकिन यहाँ से इधर से पंजाब के बीच में से नहीं जाने दूंगा। तो इनका कोई वेड करके कोई अधिकारी होता है, वेडन पता नहीं मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, वेड करके इनका कोई अधिकारी होता है, उसके नेतृत्व में जो है सेना निकलती है ना वो आपके इधर से सिंध और बलूचिस्तान से होते होते फिर यहाँ काबुल पहुंचती है। अब कई जगह ये पढ़ने को मिलता है कि साहब महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ शाह शुजा की कोई हेल्प नहीं की थी, सिखों की सेना गई नहीं थी अटैक करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, अटैक करने के लिए गई थी। एक तो ये इसका शहजादा था शाह शुजा का, जिसका नाम था शहजादा तैमूर, और इसके अलावा एक अधिकारी और था, वो अधिकारी यहां से निकला था शायद, वो जो वेड है ना वो वेड इधर से गया था
और अंग्रेजों की एक सेना तो इधर से गई थी, सिंध और बलूचिस्तान से, कहां पे, काबुल पहुंची। एक जो सेना है ना, जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो रवाना की थी जिनके साथ में, अंग्रेजों की सेना के साथ में, उसमें शहजादा तैमूर और इसके अलावा ये जो वेड़ अंग्रेज अधिकारी है ना, इनके नेतृत्व में एक सेना इधर पहुंची थी, इस वाले रास्ते से। मतलब ये जो खैबर दर्रा है ना, इस खैबर दर्रे की तरफ से होते हैं। तो ये जो दोस्त मोहम्मद है ना, ये ऐसे ऊक चूक सा हो गया कि साहब एक इधर से फौज आ गई, एक इधर से फौज आ गई, अब उधर लड़ूं किधर लड़ूं, इधर घूमे तो पीछे वाला गुद्दी पे दे ले, इधर घूमे तो इधर से गुद्दी पे दे ले। तो कुल मिलाकर इसको गद्दी से हटा दिया 1839 में। और 1839 में जब इसको हटाया तो अब यहां का शासक किसको बना दिया, शाह सुजा को यहां का शासक बना दिया। अब देखो, शाह सुजा को यहां का शासक जब बनाया 1839 में, इसके बाद हालांकि 3 साल तक ये शासक रहा यहां का, और 3 साल बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है और 16 साढ़े 16 हजार अंग्रेजों को भी मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात आप थोड़ा ध्यान रखना, इस शाह सुजा ने अफगानिस्तान की गद्दी प्राप्त करने का खुद पहले भी प्रयास किया था। जब ये भाग के यहां पर पहुंच गया था ना लुधियाना में, तो लुधियाना में इसको पेंशन दे रहे थे अंग्रेज, ये वहां बैठा था और बैठे 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 ये सोचता रहा, बोले यार कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक इनके पेंशन भोगी बन के रहेंगे अपन, तो अपन एक काम करते हैं कि अफगानिस्तान पे अटैक कर देते हैं। और 1831 में ये पहुंचता है यहां पे, कहां पे, महाराजा रणजीत सिंह के पास में। अब आप एक बार ये भी सोचो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रणजीत सिंह से बच के तो ये भागा था, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ तो ये षड्यंत्र कर रहा था और महाराजा रणजीत सिंह ने इसको माफ भी कर दिया था। भाई पहले तो महाराजा रणजीत सिंह ने इससे हीरा प्राप्त कर लिया था 1813 में, और कौन सी तारीख को, एक जगह हमको मिलती है 7 जून 1813 और एक जगह हमको मिलता है 8 जून 1813, जो सोहनलाल सूरी हैं जिनके द्वारा लिखा गया उम्दात तवारीख। तो वहां से तो हमको जानकारी मिलती है कि 8 जून 1813 को महाराजा रणजीत सिंह ने इससे वो कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब जब ये षड्यंत्र कर रहा था और हरि सिंह नलवा ने जब इसका षड्यंत्र उजागर कर दिया था और ये अपनी जान बचा के यहां से भागा था, महाराजा ने इसको माफ कर दिया था, तो उसी आदमी से ये अपनी हेल्प मांगने के लिए चला गया। कमाल की बात है, लेकिन चला गया। अब जब ये 1831 में महाराजा रणजीत सिंह के पास यहां पंजाब पहुंचता है तो ये कहता है कि साहब आप मेरी हेल्प करो। बोले किस चीज की हेल्प? बोले पंजाब का शासक बनाने में मेरी हेल्प कर दो। बोले कर देंगे, तेरी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या क्या शर्तें हैं? बोले एक शर्त तो यह है कि जब तू वहां का शासक बन जाएगा तो एक तो ये तुम गाय खाना बंद कर दोगे, तुम्हारे यहां पे है ना गो हत्या बंद कर दोगे। ये सब सोर्सेज में रिटर्न है कि महाराजा रणजीत सिंह उससे कह रहे हैं कि गायों की हत्या नहीं होने दूंगा वहां पे अफगानिस्तान में। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारा आया था ना उधर से अटैक करने के लिए गजनवीर, वो इधर सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया था। और इसकी जानकारी हमको मिलती है, किताब है किताबुल हिंद, जो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल बरूनी जब यहां पर ये गजनवी जब अटैक करने के लिए आया था तो उसका सारा ब्यौरा जो है ना, ये अल बरूनी लिखता है कि हम लोग यहां पे पहुंचे और वो जो शिवलिंग था वो बिल्कुल हवा में था, मतलब जमीन पर टिका हुआ नहीं था। तो खुद मैं बड़ा अचरज में था, सुल्तान भी उसको देख के अचरज में हुआ। बाद में पता चला कि साहब शिखर पे कोई भारी मैग्नेट लगे हुए हैं, वो मैग्नेट उसको नीचे से पुल करते हैं, उसमें भी कुछ लोहा वगैरह लगाया हुआ था। तो फिर उसके शिखर को गिरा दिया गया। शिखर को गिरने के बाद वो मैग्नेट गिर गए तो शिवलिंग भी नीचे जमीन पर आ टिका। तो हो सकता है शिवलिंग और जमीन के बीच में थोड़ा सा गैप रहा होगा, जैसे हवा में 2 मैग्नेट अपन रख देते ना, साउथ और मतलब सेम जब पोल रखते हैं, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो हालांकि वो अपन इस तरीके से रखते हैं, लेकिन वो जैसा बताया गया कि साहब वो चुंबक के कारण, अब जैसे भी चुंबक को मैग्नेट को लगाया गया होगा वो हवा में तैर रहा था इस तरीके से। बाद में जानकारी मिलती है कि वहां पे लोहे की सोने की कोई जंजीर थी जिसका वजन 800 किलोग्राम था। गजनवी ने हथौड़े से शिवलिंग के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को वो अपने साथ में लेकर गया। वहां पर कोई मस्जिद की सीढ़ियों में दबाया गया ताकि लोग उस पर चढ़ सकें। बहुत भारी मात्रा में यहां से जितना खजाना था वो खजाना लूट कर लेकर गया। जब सैनिक थे, सैनिक लड़ते लड़ते जब मर गए तो उसके बाद आम जनता यहां पर सामने आकर खड़ी हो गई, पुजारी आकर खड़े हो गए और बहुत बड़ी संख्या में जब उसने नरसंहार किया तो उसके बाद यहां से वो खजाना लेकर गया। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि यहां पर कुछ दरवाजे लगे हुए थे जो कि चंदन के दरवाजे थे, मतलब चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे, और उसमें बहुत सारा सोना लगा हुआ था, मतलब कीमती धातु लगी हुई थी। तो या तो ये हो सकता है, कुछ सोर्सेज ये बताते हैं, हालांकि ज्यादातर सोर्स ये कहते हैं, जैसा अल बरूनी है, अल बरूनी खुद अपने सोर्स में ये कहीं पर जिक्र नहीं करता कि ये जो गजनवी है वो दरवाजे अपने साथ में लेकर गया था। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे हिंदू और जैन सोर्सेज हैं, उनमें भी हमको जानकारी नहीं मिलती उस समय के कि साहब ये जो है अपने साथ में वो दरवाजे लेकर गया था, क्योंकि वो दरवाजे के लिए नहीं आया था। उसके 2 आधार थे, एक तो धार्मिक और एक आर्थिक, कि साहब वो शिवलिंग को तोड़ रहा है, उसके टुकड़े कर रहा है, तो यहां पर वो धार्मिक आधार है उसका कि इन धार्मिक प्रतिष्ठानों का आप खंडित कर दो, तहस नहस कर दो। दूसरा ये है कि उसको बहुत सारा खजाना प्राप्त करना था, तो खजाना उसने प्राप्त किया, शिवलिंग के टुकड़े किए। तो ये 2 टारगेट तो हमको समझ में आते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम सोचें, वो इतने भारे भरकम जो अगर लकड़ी के गेट हैं उस पर धातु लगी हुई है तो उस कीमती धातु को तो उखाड़ लेगा वो, लेकिन वो जो इतने भारी भरकम गेट है, उन भारी भरकम गेट को घसीट के वो क्यों लेके जाएगा वहां तक?
खैर, बातें ये प्रचलित हुई होंगी। महाराजा रणजीत सिंह के दिमाग में भी ये होगा कि नहीं साहब ऐसा करके वो लेके गया था। तो कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि नहीं साहब वो दरवाजे नहीं लेकर गया, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि नहीं वो दरवाजे लेकर गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो दूसरी शर्त रखी थी वो ये कहा था कि ये जो आया था ना तुम्हारा गजनवी, ये हमारे सोमनाथ मंदिर के वो दरवाजे लेकर गया था, तो वो दरवाजे तू हमको लौटा देगा, और इसके अलावा तेरा जो होने वाला उत्तराधिकारी होगा वो उत्तराधिकारी यहां मेरे पास में रहेगा, नजरबंद रहेगा। हालांकि इसने इन शर्तों को खारिज कर दिया था और इसने कहा मैं अपने दम पे लड़ लूंगा। बोले लड़ ले, अपने दम पे लड़ ले। और ये अपने दम पे जाके वहां पे लड़ता है, लेकिन ये विफल हो जाता है। अब बात हालांकि ये दरवाजे की निकली है, तो थोड़ा सा इस पर हम और अगर चर्चा करें। बाद में भारत का क्या है, ये गवर्नर जनरल होता है ऑकलैंड के बाद में, जिसका नाम होता है एलन ब्रो। और एलन ब्रो यहां पर एक सेना भेजता है अफगानिस्तान में, खूब मारकाट ये करके आता है। क्यों करके आता है अभी मैं आपको बताऊंगा। वहां से जब ये लौट कर आता है तो कोई दरवाजे ही अपने साथ में लेके आता है कि साहब ये देखो हमने भारत के उस अपमान का बदला ले लिया और हम वो दरवाजे लेकर आ गए जो गजनवी वहां पे दरवाजे लेके गया था। तो लोग बड़े खुश हुए। बाद में जांच की तो जांच करने पे पाया कि फर्जी है, मूर्ख बना रहा है। वो दरवाजे अभी भी हालांकि आगरा में रखे हुए, जो जिन दरवाजों को ये सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे होने का दावा करता था, उनकी जब जांच की गई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और अलग अलग सोर्सेस के द्वारा जब जांच की गई, तो ये पाया गया कि पहली बात तो वो दरवाजे जो ये लेके आया था वो चंदन के दरवाजे नहीं थे, वो थे देवदार की लकड़ी के बने हुए। बोले कोई बात नहीं भाई, हो सकता है यहां देवदार की लकड़ी नहीं हो तो कहीं दूर से लाके बनाई जा सकती है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो दरवाजे लेकर आया था वो दरवाजे इस्लामिक शैली से बने हुए हैं। इस प्रकार की जो हिंदू शैली है, इस शैली से दरवाजे नहीं बने हुए। बाद में प्रमाणिक हो गया कि इसने केवल मूर्ख बनाने के लिए और भारत में केवल अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कि देखो मैं दरवाजे लेके आऊंगा, लोगों में बात फैलेगी तो अंग्रेजों की यहां पे स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, इसीलिए इसने इस प्रकार से दावा किया। लेकिन गजनवी की कोई कब्र वगैरह थी, वहां पर वो दरवाजे लगे हुए थे, वो उखाड़ के ले आया यहां लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया और मैं दरवाजे लेकर यहां पर आ गया। अब वापस उस विषय पर आ जाओ कि हमने ये देखा था कि शाह शुजा को यहां की गद्दी पर बैठा दिया। अब गद्दी पर बैठा वो कब? 1839 ईस्वी में, जब यहां अफगानिस्तान की गद्दी पे शाह शुजा बैठा। कब? 1839। 3 साल ही शासन कर पाया। 1842 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। एक चीज हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में बाहर की कितनी भी शक्तियां आई हो, भले ही अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया हो, रशिया ने इंटरफेयर किया हो, अमेरिका ने इंटरफेयर किया हो, अफगानिस्तान के लोगों ने कभी भी एज ए शासक के तौर पर बाहर के लोगों को अपनी स्वीकार्यता नहीं दी है और उनको भागना पड़ा है, यहां से अपने चप्पल जूते उठा के भागना पड़ा है। ये हमने देखा अफगानिस्तान की अब तक की हिस्ट्री में। जब शाह शुजा यहां पर शासन कर रहा था तो अफगानिस्तान के लोगों में यह था कि नहीं साहब, ये बाहर की कोई सत्ता है और उसके द्वारा इसको यहां पर बैठा दिया गया है, ये हमारा व्यक्ति नहीं है, ये तो बाहर वालों की तरफ से यहां पर शासन कर रहा है। 1842 ईस्वी में जितनी भी संधि की शर्तें वर्तें जो थी वो वहां के आम लोगों ने तोड़ते हुए, और ये जो अंग्रेज यहां से लौट रहे थे इधर जलालाबाद की तरफ, लगभग 16 से 16,500 इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। खुद इस शाह शुजा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन अफगानियों का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था अकबर खान, जो उसका दोस्त मोहम्मद का बेटा था। इतनी भयंकर जब मारकाट की गई, बोले साहब आपको कैसे पता चला? यहां से जो लोग पहुंचे थे ना, 16,500 कत्ल कर दिए गए थे। इसमें से केवल एक डॉक्टर जिंदा पहुंचा था और उस डॉक्टर का नाम क्या विलियम करके कुछ था, वो यहां पर पहुंचा और उसने सारा सब ये बताया। हालांकि इतनी बड़ी बात तो वैसे भी नहीं छुप सकती कि साहब अगर इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार किया गया। तो बाद में इसका बदला लेने के लिए ये जो था ना एलन ब्रो, इस एलन ब्रो के द्वारा यहां पर अटैक किया गया ताकि वो जो दाग लग गया ना, बोले साहब अफगानियों ने इतनी बड़ी संख्या में तुम लोगों का नरसंहार कर दिया, उस दाग को धोया जा सके। लेकिन दाग तो धुलानी, तो इसने क्या नैरेटिव चेंज कर दिया कि एक काम करो, इस बात को तो गौण कर दो और लोगों में यह प्रचारित कर दो, भारत के लोगों में, कि देखो अंग्रेजों ने तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया। जो गजनवी जो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लेके गया था, हम वो दरवाजे वहां से लेकर आ गए। बोले इस तरीके से फैला दो, बात फैला दो। अब आप सोचो, नकली वो किसी को गजनवी की कब्र से उखाड़ के दरवाजे लेके आया है और यहां पे पूरी बात फैला रहा है, इतनी दूर से घसीटते 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 यहां पे लाया। अभी शायद ऐसा बताया जाता आगरा में कहीं वो दरवाजे रखे हुए, लेकिन ये कोशिश तो करी, पर किसी बात को आप ढक तो सकते हो ना, कितने लंबे टाइम तक ढक सकते हो। बाद में बात तो फैली, उजागर हुई कि नहीं साहब ये बात झूठी है, ये ओरिजिनल दरवाजे नहीं थे। अब ओरिजिनल दरवाजे वो लेके गया भी था कि नहीं गया था, वो जो भी इतिहासकारों के अलग अलग जो मत है वो मैंने आपके समक्ष रख दिए। अब इस संपूर्ण विषय के संबंध में आपका क्या मानना है? कि महाराजा रणजीत सिंह ये कह रहे हैं अफगानिस्तान वाले से, बोले तुमको गायों की हत्या नहीं करने दूंगा, सोमनाथ मंदिर के दरवाजे वापस लौटा देना, और इसके अलावा वो कोहिनूर हीरा कैसे उससे प्राप्त किया। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह उस शाह शुजा की हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करने के बाद वो शाह शुजा ही षड्यंत्र कर रहा है कि साहब लाहौर पे अपन कब्जा कर लेंगे। कुछ सेना की भी उसने भर्ती कर ली, फिर मैसेज पहुंचा दिया अफगानिस्तान में कि मेरे पास पैसा वगैरह भिजवाओ ताकि और सेना भर्ती करके
सैनिक तैयार करके मैं रणजीत सिंह की हत्या करके फिर लाहौर पे कब्जा कर लूं। इस संपूर्ण विषय पर आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन को भर दो, अपने विचार दो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।